हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेंट्री एज पर द IAS 2। ठीक है, हमें इन्वेंट्री के ट्रीटमेंट बतानी है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या लिखा, IAS 2 इन्वेंट्री प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर रिकॉग्निशन, मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड बाय अ बिजनेस। ये बोलता है कि IAS 2 क्या है, वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, रूल रेगुलेशन किससे रिलेटेड, कि हमें इन्वेंट्री को कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए, कैसे उसे मेजर करना चाहिए। ठीक है, उसे कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, उसमें कौन कौन सी डिस्क्लोजर करनी चाहिए। ठीक है, आगे देखो, फर्स्ट है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री। हमें इन्वेंट्री को कैसे मेजर करना चाहिए, क्या लिखा है, इन्वेंट्री मस्ट बी मेजर्ड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। ये बोलता है कि जो इन्वेंट्री है ना, वो कैसे मेजर होगी। वो बोलता है कि इन्वेंट्री कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में से जो भी, जिसकी भी अमाउंट कम होगी, उसके ऊपर हम जो इन्वेंट्री है उसको रिकॉर्ड करेंगे, मेजर करेंगे। अब देखो, कॉस्ट क्या होता है, इंक्लूड ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। ये बोलता है कि सारे टाइप के एक्सपेंडिचर, हमें नहीं देखना कौन सा एक्सपेंडिचर छोटा है, बड़ा है, ठीक है, फिक्स्ड है, वेरिएबल, हमें नहीं उससे मतलब। हमें सिर्फ ये देखना है जितने भी कॉस्ट हम इनकर्ड कर रहे हैं एक इन्वेंट्री को एक प्रेजेंट लोकेशन तक या उस कंडीशन तक लाने में, हम वो सारे खर्चे खर्चे उसको बोलते हैं कॉस्ट। ठीक है, टाइम के बाद कॉस्ट में डेप्रिसिएशन लगती रहती है, वो तो अलग बात है। ठीक है, अब बोलते हैं कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है, एस्टिमेटिंग सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेशन कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड सेलिंग। ठीक है, आप नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है, कि जो आपके हाथ में पैसा आया, ठीक है, मतलब कि सेलिंग प्राइस नहीं। एक तो सेलिंग प्राइस आप डिसाइड करते हो ना, सेलिंग प्राइस ये होती है कि भाई आपने एक प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखी कि उस वो जो इन्वेंट्री है, वो जो प्रोडक्ट है, वो इस प्राइस पे बिकेगी। लेकिन जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है, कि भाई आपके हाथ में कितना बचा। तो वो कैसे आएगा, कि भाई जितना आपका कॉस्ट लगा था, आप उस किसमें से माइनस कर दोगे, सेलिंग प्राइस में से। मतलब कि अगर आपका प्रोडक्ट, अगर वो मान लो कि उसको बनाने में 100 रुपया खर्चा लगा, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने जो उसकी सेलिंग प्राइस थी वो 150 रुपया रख दी, आपने 150 रुपये में वो बेच दिया। ठीक है, अब देखो, अब आप 150 रुपये में से 100 रुपया तो अपना खर्चा निकाल दोगे, तो आपके हाथ में क्या बचा, आपके हाथ में, आपके पॉकेट में क्या आया, 50 रुपया है। तो वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होगी, वो 50 रुपये होगी। तो मतलब कि कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू में से जो भी लोअर होगी, उसके ऊपर इन्वेंट्री को मेजर करेंगे। ठीक है, आई होप आप क्लियर होगा होगा। आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है, कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अब देखेंगे कि भाई कंपोनेंट कौन से है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। यहाँ तो पढ़ लेगी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, यहाँ पढ़ा था। अब बोलते हैं कि भाई कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, उसके तत्व क्या है। अब बोलता है अकॉर्डिंग टू द IAS द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इंक्लूड अ कॉस्ट ऑफ परचेज। ठीक है, कि भाई को जो हम परचेज करने पे हमें जो भी कॉस्ट लग रही है वो इंक्लूड होगी। जैसे कि परचेज प्राइस, आपको खरीदने का पैसा तो कुछ दोगे, इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स, आप कुछ उसे भाई लाओगे, उसको टैक्स पे करोगे, तो वो भी होगा। ट्रांसपेरेंस, हैंडलिंग, अदर डायरेक्टली कोई आप उसको हैंडल करोगे, उसको कहीं पे ट्रांसपोर्ट कराओगे, तो वो भी खर्चा इसमें आ गया। ठीक है, इसमें से लेस होगा ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट एंड सिमिलर आइटम। ठीक है, अगर आप इसे परचेज कर रहे हो, तो काफी बार ऐसा होता है कि आप बल्क में खरीद रहे हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है, रिबेट मिल जाती है। तो ऐसा थोड़ा ना कि आप उसको शो कर दो कि भाई हमें तो कुछ नहीं मिला, है ना। ऐसे नहीं होगा ना भाई। अगर आपने 100 रुपए का, अगर वो परचेज आपको पड़ रही थी 100 रुपए की प्राइस, अगर आपको उसने मान लो कि 20 रुपए की रिबेट दे दी, ठीक है, तो आप ऐसा थोड़ी ना कहोगे कि मेरे को खर्चा 100 रुपया पड़ा। नहीं भाई, आपको 20 रुपए की छूट मिली है, आप उसको माइनस करके बोलोगे कि भाई मेरे को 80 रुपए का खर्चा पड़ा है। तो वो बोलता है कि ये जो डिस्काउंट, रिबेट ये मिलेंगे, तो ये सब लेस होंगी, इसको आप इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है, जब आप कॉस्ट कैलकुलेट करोगे। अब एक तो हो गया भाई कॉस्ट, जब मतलब आप खरीद रहे हो उस वक्त जो भी खर्चे पड़े। अब भाई एक तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन भी होगी ना, जब उस इन्वेंट्री को एक कंडीशन में बचाओगे, तो उस पे भी तो खर्चा लग रहा है। तो भाई वो कच्चे रॉ मटेरियल देखो, इन्वेंट्री तो भाई एक अकॉर्डिंग इन्वेंट्री तो देखी जाए तो इन्वेंट्री तो रॉ मटेरियल भी होता है। तो रॉ मटेरियल को खरीदने का तो भाई जैसे मर्जी, तो उसको एक प्रोडक्ट में भी बना रहे हो, कन्वर्ट भी तो कर रहे हो, उसका भी तो खर्चा लगेगा। तो उसमें क्या होता है, डायरेक्ट लेबर लगती है, प्रोडक्शन एंड ओवरहेड लगते हैं। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट लेबर तो आपको पता ही कि लेबर का खर्चा, लेबर की फीस, वेजेस हो गई, लेबर का जो आप कुछ भी लेबर की वेजेस होगी, ठीक है, लेबर ढूंढने में, लेबर को मतलब आप फैसिलिटीज दे रहे हो, उसकी हो गई। ठीक है, अब देखो प्रोडक्शन ओवरहेड में देख सकते हो, फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं, वेरिएबल ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड क्या होते हैं, जो कि मतलब फिक्स होते हैं, जो कि पक्के खर्चे हैं कि आपको देने ही देने हैं। वेरिएबल ओवरहेड जो कि चेंज होते रहते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं। ठीक है, ये वो वाले खर्चे हो गए। ठीक है, अब देखो, अब आ गया कि इसमें से एक अदर क्वेश्चन भी होते हैं, दैट एनी अदर क्वेश्चन नेसेसरी टू ब्रिंग इन्वेंटरी टू इट्स प्रेजेंट कंडीशन। ठीक है, काफी बार ऐसा होता है कि हमें कुछ अलग खर्चे भी, हम काफी बार हमें इनकरेक्ट हो जाते हैं, तो वो भी ऐड कर देना। जैसे कि देखो, कॉस्ट ऑफ डिजाइन फॉर स्पेसिफिक कस्टमर। जैसे कि आपने कोई कस्टमर, आपने देखो ऊपर कोई प्रोडक्ट बनाया, उसको रॉ मटेरियल खरीदा, इन्वेंट्री खरीदी, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया। पर काफी बार होता है ना कि एक स्पेसिफिक कस्टमर आ जाता है कि भाई मेरे अकॉर्डिंग ऐसा डिजाइन डाल दो, तो उसका भी तो खर्चा अलग से बना रहे हो, स्पेसिफिक उसके लिए अलग से एक प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उसका भी तो खर्चा जुड़ेगा। तो बोलते हैं वो भी कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। जब ये सब चीजें हम जोड़ेंगे, तब हमारे पास कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी। ठीक है,
अब बोलता है कि भाई कॉस्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम इन्वेंट्री की कुछ कॉस्ट ऐसी हैं जो कि इंक्लूड नहीं करते इन्वेंट्री की जब कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब वो कौन सी हैं? अब बोलते हैं अबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड। अगर कोई अबनॉर्मल वेस्ट हो गया मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का, उसको आप माइनस कर दोगे, उसको आप ऐड नहीं करोगे कॉस्ट में। स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है, अनलेस अननेसेसरी ड्यूरिंग प्रोडक्शन, मतलब कि काफी बार ऐसा होता है कि अगर प्रोडक्शन के वक्त तो जरूरी ना तभी ऐड करोगे, अगर वैसे कुछ जरूरी था नहीं लेकिन आपने उसको जोड़ दिया और बोल दिया कि भाई ये तो हमारा खर्चा है, ठीक है, तो अब तो ऐसे तो प्रोडक्ट का खर्चा ही भी मतलब बढ़ा रहे हो। तो आगे जिस भाई आप जब प्रोडक्ट का खर्चा बढ़ा दोगे उसके बाद सेलिंग प्राइस उससे ज्यादा चार्ज करोगे तो कंज्यूमर को तो घाटा पड़ जाएगा। तो वो बोलता है कि ऐसे नहीं चलेगा, स्टोरेज कॉस्ट तब तक ही अच्छी रहेगी जब तक वो जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड ओवरहेड नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कोई एडमिनिस्ट्रेटिंग ओवरहेड था जो प्रोडक्शन से रिलेटेड ही नहीं था लेकिन आपने जोड़ दिया अपने मन से। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं ऐड होगा। इंटरेस्ट बोरिंग कॉस्ट अनलेस इन्वेंट्री आर क्वालिफाइड एसेट रेयर केसेस, ठीक है। ये बोलता है कि इंटरेस्ट बोरिंग कॉस्ट बहुत रिकॉर्ड तो होती है पर बहुत ही रेयर केसेस में होती है जब इन्वेंट्री जो है एक क्वालिफाइंग एसेट बन जाती है, जो कि एक बहुत रेयर केस है। तो ये वाली कॉस्टेस आप कभी भी इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है। अब देखो अब तो आ गया कि भाई यहाँ से कोस्ट तक ऊपर पढ़ लिया, अब आ गया कि भाई आप कोस्ट किस फॉर्मूले पे अलाउड करोगे। फॉर्मूला आ गया तो ये बोलता है कोस्ट फॉर्मूला मेथड अलाउड। बोलता है कि AS2 परमिट सिर्फ टू कोस्ट फॉर्मूला, सिर्फ दो कोस्ट की फॉर्मूला अलाउड करती है। फर्स्ट इज फीफो मेथड, सेकंड इज वेटेड एवरेज मेथड, कोस्ट मेथड। आपने जब बीकॉम स्टार्टिंग में की थी तब भी आपको ये पहले ही करा दिए गए थे, फीफो मेथड, लिफो मेथड, वेटेड एवरेज, सबसे ज्यादा मार्क्स कंज्यूमिंग यही थे, ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि जो पहले प्रोडक्ट आपने परचेज किया तो वही पहले आप सेल कर दोगे, वही आउट कर दोगे। इसमें ये था। वेटेड एवरेज में क्या था, कोस्ट एवरेज कोस्ट रिकैलकुलेट आफ्टर ईच परचेज और प्रोडक्टली, मतलब जैसे आपने एक परचेज किया, ठीक है, उसके बाद आप दोबारा से जो कॉस्ट थी उसको रिकैलकुलेट करते थे वेटेड एवरेज में, ठीक है। अब देखो इसमें बोलता है कि लिफो, देखो वहां तो स्पेशल 3 मेथड हम हमेशा पढ़ते थे ना, फिफो, लिफो, वेटेड एवरेज। ये बोलता है कि फिफो और वेटेड एवरेज अलाउड है लेकिन लिफो अलाउड नहीं है। यहाँ पे स्पेशल लिख देना, वहां पे अच्छा पॉइंट है कि लिफो अलाउड नहीं। तो लिफो क्या होता है, जो आपने लास्ट में खरीदा और पहले उसको आउट कर दिया, ठीक है, तो लिफो अलाउड नहीं होता इसमें, ठीक है। अब देखो नेट रियलाइजेबल वैल्यू एडजस्टमेंट, भाई बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू आपने ऊपर जो पढ़ी थी ना उसमें कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत होती है, जैसे कि व्हेन NRI स्मॉलर देन कोस्ट इन्वेंट्री मस्ट बी रिटर्न ऑन। बोलते हैं कि जब नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो हो ना वो कोस्ट से भी कम पड़ जाए, तो आप खुद सोचो कि जो आपके हाथ में पैसा आ रहा है वो आपकी आपकी जो कॉस्ट है ना, आपको जो बनाने का खर्चा उसको भी पूरा नहीं कर रहा, तो एक अकाउंट तो आपको घाटा ही हो रहा है ना। अगर आपने वही देखो, मैंने बोला था कि आप 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचो, ठीक है, आपने एक प्रोडक्ट बनाया था 100 रुपए का, ठीक है, ऊपर हमने ये एग्जांपल ले लिया कि आपने प्रोडक्ट बनाया 100 रुपए का, आपने उसको कितने का बेचा था, आपने बेचा उसको 150 रुपए का, ठीक है, तो 50 रुपए आपके हाथ में आ रहा था नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब आप अज्यूम कर लो कि भाई ऐसा कुछ हो गया कि भाई बार्गेनिंग करने में या आपका सेल नहीं बेच रहा था या कोई भी रीजन हो जाती है, काफी बार फ्लक्चुएशन हो जाता है मार्केट में। अब वो प्रोडक्ट आपको जहां 100 रुपए का आपने बनाया था आपको काफी बार ऐसा होता है कि घाटे में बेचना पड़ता है, 100 रुपए का प्रोडक्ट आपको 80 रुपए में बेचना पड़ गया। तो अब देखो अब 20 रुपए का, अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू कुछ भी नहीं है आपके हाथ में और कॉस्ट कितना आया, कॉस्ट 100 रुपए आपको उल्टा पड़ गया, ठीक है। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू 0 हो गई और कॉस्ट आपको उस 100 रुपया पड़ गया, आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं बचा। तो वो बोलता है कि जब कुछ भी ना आपके हाथ में बचे और कॉस्ट ज्यादा हो जाए तब उसको क्या करना है, आपको उसको रिटर्न डाउन लिख के डाल देना है, ठीक है। अब बोलता है कि लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट और लॉस। देखो आपको लॉस ही हुआ ना, जब आपको हाथ में कुछ नहीं बचा, खर्चा बढ़ता गया, तो कहाँ डालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में डालोगे, लॉस की जगह पे आपको प्रॉफिट तो नहीं होगा ना। वो बोलता है इफ NRI फीस इंक्रीज लेटर रिवर्सल ऑफ रिटर्न डाउन इज अलाउड अप टू द ओरिजिनल कॉस्ट। बोलता है कि काफी बार ऐसा होता है इंक्रीज हो जाता है, मतलब अगर बाई चांस आपने डाल दिया, ठीक है, NRV, और ऐसा हुआ कि जैसे काफी बार ऐसा होता है ना कि आप मान लो जैसे आप ऐसे होता है ना वो बेड डेट्स वाला आप डालते हो ना कि पैसा डूब गया, बेड डॉट की एंट्री डालते हो ना अकाउंट में कि पैसा डूब गया, फिर उसके बाद ऐसा होता है कि काफी बार वो इंसान पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाता है और पैसा दे देता है हमें, हमारा वो पैसा वापस आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम एंट्री ढूंढते हैं, अरे वो कहाँ गया, नहीं, हम क्या करते हैं कि भाई वो कहीं ना कहीं हम डूबा हुआ पैसा डाल देते हैं कि रिटर्न डाउन बेड डेट्स के नाम से, जब हमारे पास वापस आता है हम रिटर्न डाउन बेड डाउन के नाम से दोबारा उस एंट्री को रिवर्स कर देते हैं। तो वही बोलता है कि अगर बाई चांस ऐसा ही केस हो कि भाई आपके हाथ में पैसा नहीं बच रहा था बट ऐसा फिर से केस आ जाए कि मतलब आपके पास वो पैसा बचने लग जाए, वो अमाउंट बढ़ गई, तो बोलता है उसको रिवर्स करके डाल दो सेंट्री को, ठीक है, तो वो अलाउड हो जाती है, ठीक है। अब आगे देखो रिकॉग्नाइजेशन एज एक्सपेंस, ये बोलता है व्हेन इन्वेंटरी इज सोल्ड द कैरिंग अमाउंट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इन द पीरियड ऑफ सेल। ये बोलता है कि जब इन्वेंट्री आप सोल्ड करते हो तो जो कैरिंग अमाउंट है वो COGS के नाम से रिकॉग्नाइज होगी, आप सबको ही पता है, ठीक है। इन्वेंट्री सब फॉर्मूला ही लगाते हो कि COG का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस जो भी बीच के खर्चे होते हैं, डायरेक्ट लेबर ओवर, फिर उसमें से माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे लिखते हैं ना। तो वही बोलता है कि भाई COGS के नाम से आप उसको डालोगे जिस पीरियड में आप सेल करोगे, ठीक है। इफ इन्वेंट्री बिकम ऑब्सोलेट और डैमेज रिटर्न डाउन इज रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली एज एन एक्सपेंस। ये बोलता है कि अगर ऐसा होगा कि इन्वेंट्री कभी कभी ऐसा होती है डैमेज हो जाती है या
कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, पहुंच नहीं पाती, ऑब्सोलेट हो जाती है, तो इस केसेस में क्या है कि आप इन्वेंट्री को एसेट नहीं मानोगे, एक्सपेंस मानोगे और तुरंत उसी वक्त आप उससे एक्सपेंस लिख दोगे। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि भाई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, कि भाई कुछ हमें डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। क्या लिखा है, IAS ये बोलता है कि IAS 2 रिक्वायर्ड अकाउंटिंग पॉलिसी यूज्ड फॉर मेजरिंग इन्वेंटरी। ये बोलता है कि हमें क्या डिस्क्लोज करने की जरूरत है कि बाहर आपने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी यूज की है। ठीक है, जब आप इन्वेंट्री को मेजर कर रहे थे, ठीक है, टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री कितना टोटल था उस इन्वेंट्री का, ब्रेक डाउन ऑफ इन्वेंट्री कैटेगरी, रॉ मटेरियल, VIP, फिनिश गुड। ठीक है, आपको भाई इन्वेंट्री को ब्रेक डाउन भी तो करना, लिखना भी है तो भाई इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल कितना था, वर्क इन प्रोग्रेस में कितना कॉस्ट लगा, फिक्स गुड्स में कितना कॉस्ट लगा, तो ऐसे ही हम फॉर्मूला बनाते थे ना जब वो कॉस्ट अकाउंटिंग करते थे। तो भाई बोलता है कि वो आपको ब्रेक डाउन करके लिखना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंस, एक्सपेंस की तरह आपने कितनी अमाउंट को COGS की तरह लिखा तो वो भी लिखना है। रिटर्न डाउन अमाउंट एंड रिवर्सल, भाई कौन सी अमाउंट आपकी रिटर्न डाउन होती है, क्योंकि स्पेशल एंट्री है ना, अगर वो रिवर्स हो गई तो भाई आपको शो भी करना पड़ेगा ये एंट्री पहले बैड डेट्स में चली गई थी, अब रिवर्स हो गई, ये पहले घाटा था अब हमारा ये घाटा मुनाफे में बदल गया। इन्वेंट्री प्लेज एज सिक्योरिटी, अगर कोई इन्वेंट्री है, जैसे काफी बार ऐसा होता है कि हम स्टॉक को भी ना प्लेज की तरह रख देते, गिरवी रख देते, भाई हमारे पास इतना स्टॉक है, अगर हम पैसा ना दे पाए तो हमारा स्टॉक ले जाना। तो काफी बार ऐसा भी होता है सिक्योरिटी की तरह रख देते, तो उसको भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।